गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम लोग स्टूडेंट सर्कल में यह देख रहे हैं कि संविधान का आधारिक ढांचा। ओके, ये था संविधान का आधारिक ढांचा। आप इसे ये कहते हैं मूल ढांचा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान के क्या हैं, बस यही टॉपिक। तो मैं ये कहूँ कि यह डॉक्ट्रिन जो है, यह सिद्धांत, आधारिक ढांचे का सिद्धांत संविधान 1950 में कहीं उल्लिखित नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय, हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, उस उच्चतम न्यायालय के एक फैसले से डिराइव्ड सिद्धांत है। हमें इसे देखने के पूर्व इस इतिहास में जाना होगा, उस कड़ी में जाना होगा जहाँ से यह उत्पन्न हुआ। हमें इसे समझने के लिए यह देखना होगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 और संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 में क्या बातें कही गई हैं। चूंकि हम लोग संशोधन की प्रक्रिया को रखा है, संशोधन प्रक्रिया, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विधायिका विधि बनाने और संविधान को संशोधित करने की शक्ति रखती है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में से विधायिका को यह शक्ति प्राप्त है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में जो बातें कही गई हैं, इसको कोरिलेट कीजिए 13 से। कैसे? तो मैं कहूं कि शंकरी प्रसाद मुकदमा वाद, इस मुकदमे में, ये 1951 का है, इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मौलिक अधिकार को न्यून या समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार से? तो 368 के अधीन संशोधन द्वारा। क्यों? तो मैंने पहले ही कहा कि 368 को कोरिलेट कीजिए 13 से। 13 जो है वो ये कहता है कि किसी भी प्रकार से, इस लाइन को जरा ध्यान देंगे, किसी भी प्रकार से विधि बनाकर मौलिक अधिकार को न्यून नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को न्यून यानी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है। सारी बातें इसी बिंदु पे टिकी हुई थी। वो यह कि क्या अनुच्छेद 368 को 13 के दायरे में लाया जाए या नहीं। अगर 368 13 के दायरे में है तो संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार को न्यून या समाप्त नहीं किया जा सकेगा। और अगर हम यह अर्थ लें कि अनुच्छेद 13 में जो बातें कही गई हैं वे बातें सामान्य विधायी प्रक्रियाओं के लिए हैं, संविधान संशोधन के लिए नहीं, तो फिर मौलिक अधिकारों को समाप्त भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। सिर्फ शर्त इतनी होगी कि वह प्रक्रिया सामान्य विधायी प्रक्रिया ना हो, वह 368 के अधीन संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो। तो शंकरी प्रसाद के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैंने शंकरी प्रसाद के मुकदमे में कहा कि कोर्ट ने कहा कि नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि संशोधन द्वारा इसे न्यून या समाप्त किया जा सकता है। ओके, कोर्ट ने जो बिंदु पकड़ा, कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 368 13 के अधीन नहीं है, यानी 13 का विस्तार 368 पर नहीं है, सामान्य विधायी प्रक्रियाओं पर है। इसलिए संसद संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार को समाप्त भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। ओके,
यह इसके बाद की जब अवस्था आई तो अपने इस फैसले को, इस शंकरी प्रसाद बनाम ये जो केस था बिहार राज्य का, इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए, उस फैसले को कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में पलट दिया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में पलट दिया। ये 1967 का केस है। तो इसमें उसने कहा कि 13 का विस्तार 368 तक है। अगर मैं ऐसे कहूं कि 368 के अधीन संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 13 के अधीन जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत आती है, तो संशोधन के द्वारा संशोधन नहीं होगा। किसमें? मौलिक अधिकार में। मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन किया ही नहीं जा सकता, काट छांट की ही नहीं जा सकती है। ओके। इसके बाद की अवस्था यह आई कि 1971 में, अब मैं इधर कहूं कि 1971 में 24वां संशोधन आया और 24वें संशोधन में यह कहा गया कि मौलिक अधिकार को यदि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जाता है, न्यून किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो इसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। कोर्ट के सामने फिर एक वाद आया जिसमें कि अनुच्छेद ये 24वें संशोधन की बातें भी आई। ओके। और यह था आपका केशवानंद भारती मुकदमा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा। ये 1973 का विषय है। 71 में 24वां संशोधन, 67 में गोलकनाथ और 73 में केशवानंद भारती मुकदमा। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थापना दी उसमें 24वें संशोधन को बहाल रखा। मतलब कि मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, न्यून किया जा सकता है। ओके। संसदीय ये सामान्य विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार को बदला जा सकता है। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। ओके। अब कोर्ट ने इस मुकदमे में इसे तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक चीज कही इसमें, वह यह कि संविधान के मूलभूत ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, स्वयं 368 में संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि संविधान का मूल ढांचा है क्या? कोर्ट ने इसे डिफाइन नहीं किया, यह अनडिफाइंड है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि वे तथ्य जिनके ऊपर हमारे संविधान की संपूर्ण व्यवस्था टिकी हुई है वे संविधान के मूलभूत तत्व हैं और इन तत्वों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। क्लियर? संविधान के मूलभूत तत्व हैं क्या? तो इसमें कहा गया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत का गणराज्य, भारत में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, भारत में संसदीय शासन, संसदीय शासन, भाग 3 के सार तत्व, समरी। इसे समझें। मौलिक अधिकार में संशोधन होगा, बदलाव होगा, लेकिन
जो भाग 3 मौलिक अधिकार चैप्टर की समरी बनती है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो समरी जो है वह संविधान का आधारिक ढांचा है। इसी आधार पर 39B 31C के जो मामले थे, ठीक है, वो संपत्ति के संकेंद्रण वाले असमान संकेंद्रण को समाप्त करने के लिए राज्य प्रयास करेगा, तो वे सभी जायज साबित हो, ये जायज माने गए और कोर्ट ने स्थापना दी कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि वो समरी के अंतर्गत आता है। ओके, 19 और 14 के जो मामले थे कि अगर 39B को लागू करने से किसी का 14, 31 या फिर 19 में प्रदत्त जो अधिकार हैं उस पर प्रभाव पड़ता है तो फिर यह प्रश्नगत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा यह जायज है, क्योंकि संपत्ति के असमान संकेंद्रण को रोकना, असमान संकेंद्रण को रोकना भाग 3 के मौलिक अधिकार के तत्वों, इसके जो सार तत्व होंगे, इसके समरी का वह हिस्सा था। इसी ग्राउंड पे उसे, ठीक है, स्वीकार भी किया गया। तो हमने कहा कि ये रूल ऑफ लॉ, संसदीय शासन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, भारत का संघवादी चरित्र, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सारे तथ्य घोषित किए गए कि संविधान के आधारिक ढांचे हैं। दूसरी ओर क्या हुआ कि इंदिरा सरकार ने बिना इन चीजों से प्रभावित हुए, कोर्ट के जो फैसले आए इनसे बिना प्रभावित हुए 42वां संशोधन जो ये सदन में पेश किया गया, और 42वें संशोधन के द्वारा जो बातें लाई गई उसमें अनुच्छेद 368 में भी एक प्रकार का संशोधन किया गया और 368(4) इंसर्ट हुआ, इसे लाया गया। इसमें कहा गया कि किसी भी संविधान संशोधन को प्रक्रिया या उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य, ध्यान देंगे इस शब्द पर, 368(4) कहा गया कि उद्देश्य या प्रक्रिया के आधार पर किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि सरकार की मंशा, ऑब्वियसली संसदीय शासन में जो सरकारी विधेयक होते हैं, जो संविधान संशोधन होता है, वो सरकारी प्रयास ही होता है। तो सरकार के किसी भी कृत्य को जो 368 के अधीन आए हों, सरकार ने जो मनचाहा संशोधन करवाया हो, उसे सरकार के उद्देश्य क्या थे इस बिना पर, या जो प्रक्रिया कही गई है उसे फॉलो किया गया नहीं किया गया, इस बिना पर न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ओके, 44वें में ये बातें कही। एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा? एपेक्स कोर्ट ने कहा इस पर कि न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, पुनर्विलोकन संविधान का आधारिक ढांचा है। आधारिक ढांचे में जो तत्व हैं उसमें एक तत्व यह भी है। इसलिए चूंकि यह इससे छेड़छाड़ है, संविधान के आधारिक ढांचे से छेड़छाड़ है, तो यह असंवैधानिक है और इसे नल एंड वॉइड कर दिया। तात्पर्य यह कि चूंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन पर रोक लगाता है, इसलिए यह खुद ही असंवैधानिक होकर खंडित हो गया। ओके, बात के कई मुकदमों से, इंदिरा साहनी मुकदमा में, इंदिरा गांधी के चुनाव वाले जो मामले थे, ठीक है, राजनारायण केस, उन मुकदमों में 1975 में, ठीक है, कई ऐसे मुकदमे आए जिसके द्वारा समय पर उच्चतम न्यायालय ने वो विभिन्न तत्वों को संविधान के आधारिक ढांचे के रूप में शामिल किया और कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता है। ओके, तो कुल मिलाकर बातें यह आई कि मामन राव केस के बाद या अन्य केस के बाद यही बातें आती हैं कि आधारिक ढांचा संविधान के वे तत्व हैं जिनको दृष्टिगत रखकर संविधान की रचना की गई है और उनसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। दैट्स ऑल।